राज्यसभा टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 252वें सत्र में 100% से अधिक कामकाज। 10 बैठकों में 25 विधेयक मंजूर। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना संकट के बीच सत्र को कामयाब बनाने के लिए सदस्यों को दी बधाई। मॉनसून सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा से पारित हुए श्रम सुधार से जुड़े 3 विधेयक। स्थायी समिति की 74वीं सिफारिशें विधेयक में शामिल। सरकार ने कहा मजबूत होंगे कामगारों के अधिकार। बंदरगाहों को स्वायत्तता देने से जुड़े विधेयक पर लोकसभा में चर्चा जारी। प्रमुख बंदरगाहों को फैसले लेने और काम करने का मिलेगा अधिकार। कार्यसूची में 2 और विधेयक भी शामिल। कोरोना के सर्वाधिक मामलों वाले 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। उपायों और तैयारियों की समीक्षा। देश भर के कुल मामलों में 65.5% इन्हीं 7 राज्यों से। और आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश का दखल बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। जम्मू कश्मीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर संयुक्त राष्ट्र में तुर्की को कड़ा संदेश। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। राज्यसभा की कार्यवाही आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है और इस मौके पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र के दौरान हुए कामकाज का लेखा जोखा सदन के सामने रखा। उच्च सदन के 252वें सत्र के दौरान 10 बैठकें हुई। राज्यसभा के 252वें सत्र की उत्पादकता 100.47% रही। इस दौरान 25 विधेयक पारित किए गए और 6 विधेयक पेश किए गए। विधेयकों पर चर्चा में 198 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सांसदों ने तय समय से ज्यादा कार्यवाही में शामिल होकर विधायी कामकाज निपटाने में सहयोग दिया। सत्र के दौरान सरकार ने 1567 अतारांकित प्रश्नों के जवाब दिए। शून्यकाल के दौरान 92 और विशेष उल्लेख के जरिए 66 मुद्दे उठाए गए। इसके अलावा कोविड-19 महामारी और लद्दाख सीमा पर उत्पन्न स्थिति को लेकर सदन में चर्चा हुई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा के पिछले 3 सत्रों की तरह 252वें सत्र में भी उच्च उत्पादकता बरकरार रही। राज्यसभा के पिछले 4 सत्रों में 96% से ज्यादा उत्पादकता रही है, जो पिछले 5 सालों में सबसे अधिक है। As the chairman of this August House, let me give a brief account of this session. During the 10 sittings, total of 25 bills have been passed and 6 bills have been introduced. The productivity of the House during this session has been 100.47% as against the scheduled available time of 38 hours and 30 minutes. The actual functional time of the House has been 38 hours and 41 minutes. While 3 hours and 15 minutes time of the House has been lost unfortunately due to disruptions, the House sat for an extra time of 3 hours and 26 minutes. I am happy to inform you that the new normal of high productivity witnessed during the last 3 sessions has continued during this session as well. As a result, the overall productivity of the last 4 sessions come to a praiseworthy 96.13%. This high productivity for 4 consecutive sessions is the best during the last 5 years. सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को स्थगित करने से पहले सभी सदस्यों को कोरोना संकट के बीच विशेष बैठक व्यवस्था के तहत सदन का सत्र चलाने में सहयोग के लिए बधाई दी। सभापति ने विशेष परिस्थिति में हुए इस सत्र को कामयाब बनाने के लिए राज्यसभा महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी और सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका को भी सराहा। राज्यसभा का 252वां सत्र 1 अक्टूबर 2020 तक चलना था, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर सदस्यों की चिंताओं को देखते हुए इसे पहले स्थगित कर दिया गया। 1952 में राज्यसभा के अस्तित्व में आने के बाद अब तक हुए कुल 252 सत्रों में ये तीसरा सबसे छोटा सत्र रहा। 20 अगस्त 1979 को राज्यसभा का
111वां सत्र सबसे छोटा एक दिन का सत्र हुआ था। साथ ही अब तक 69 मॉनसून सत्रों में ये दूसरा सबसे छोटा सत्र रहा है। A total of one. I hope that when you get back to your respective states and constituencies, you will be available for consultation and guidance that is required by the people to contain the spread of coronavirus and cope up with the socio-economic consequences. This session has been unique in several respects and a challenging one too. All of us, we rose to the occasion except that unfortunate incident admirably. Holding Parliament session during this pandemic required some innovative thinking and elaborate planning. Well in advance, Secretary General Rajya Sabha and his team in the Secretariat, as also the Parliament Security Service, Rajya Sabha TV, Lok Sabha TV, and other agencies, including the Public Works Department, who worked behind the scene, did not fail me in this regard. I am very happy about it. सत्र की उपलब्धियों पर संतोष जताने के साथ सदन में घटित कुछ घटनाओं पर सभापति ने गहरी चिंता जताई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति हरिवंश को लेकर विपक्षी दलों के अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा प्रस्ताव सदन के इतिहास में पहली बार आया था, जिसे खारिज कर दिया गया। सभापति ने इस घटनाक्रम पर चिंता जाहिर की। उन्होंने उच्च सदन में कुछ सदस्यों की तरफ से किए गए असंसदीय व्यवहार पर भी बात की। There have been some areas of concern as well. We need to collectively ponder over these issues for making a difference in future. For the first time in the history of this August House, a notice for motion for removal of the Honorable Deputy Chairman has been given. It had to be rejected for reasons that I have already elaborated, because it was a motion, not a resolution. And moreover, the rule of 14% advance notice is not followed. The developments in the House surrounding this unprecedented move have been deeply painful for all those who hold the stature and dignity of this August House dearer to their hearts. I don't want to go into the details of those unpleasant turn of events. All that I like to do is appeal to all of you and all of the other members who are not here, from the depth of my heart, to kindly ensure that such unseemly behavior is not repeated in future. राज्यसभा में 252वें सत्र के आखिरी दिन 6 अहम विधेयकों को मंजूरी दी गई। सभी 2 विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित कर लोकसभा को लौटाए गए। उच्च सदन से जिन 6 विधेयकों को पारित किया गया, उनमें उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 शामिल है। इन तीनों विधेयकों को स्टैंडिंग कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों के बाद ही संसद में पेश किया गया। इनके अलावा विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020 और जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 भी पारित हुए विधेयकों में शामिल है। उच्च सदन से विनियोग सांख्यांक 3 विधेयक 2020 और विनियोग सांख्यांक 4 विधेयक 2020 दोनों ही बगैर चर्चा के ही लोकसभा को लौटा दिए गए। इससे पहले सभापति एम वेंकैया नायडू ने इन विधेयकों पर सदन की राय ली, जिसमें इन्हें बिना चर्चा के ही पारित किए जाने पर सहमति बनी। श्रम सुधार से संबंधित 3 अहम विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा के बाद आज राज्यसभा ने भी तीनों विधेयकों को चर्चा के बाद पारित कर दिया। उच्च सदन में उपजीविका जन्य सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 पर एक साथ चर्चा हुई। इसमें किसी प्रतिष्ठान में आजीविका सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्यदशा को विनियमित करने, औद्योगिक विवादों की जांच और निर्धारण और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि कानूनों में बदलाव से श्रमिकों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कोविड-19 के परिदृश्य में प्रभावी
प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। अब सभी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं उनका वेतन 18,000 रुपये से कम है तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। हर मजदूर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब वो अनौरस नहीं रहेगा, उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2-3 नई बातें हैं। हर साल हर मजदूर का मुफ्त चेकअप किया जाएगा। ये मुफ्त चेकअप ये बहुत महत्वपूर्ण हेल्थ का कदम है। सबसे एक क्रांतिकारी कदम है जिस पर ध्यान नहीं गया लोगों का। नौकरी छूटने पर जो ESIS और जो EPFO का सदस्य है उसकी नौकरी जाने पर 3 महीने के लिए उसको आधा तनख्वाह मिलेगा। ये पहली दफा देश में ये बदलाव आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा के उपसभापति और पीठासीन अधिकारियों से आज शाम अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यसभा के 252वें सत्र के कामकाज को लेकर चर्चा की। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने उपसभापति और पीठासीन अधिकारियों को सत्र के सफल संचालन में सहयोग के लिए धन्यवाद और बधाई दी। लोकसभा में आज महापत्तनम प्राधिकरण विधेयक 2020 पर चर्चा जारी है। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री मनसुख मांडविया ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव किया। बिल में देश में बंदरगाहों के विनियमन प्राचलन और योजना के लिए तथा महापत्तनम प्राधिकरण के बोर्डों में ऐसे बंदरगाहों के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन के संबंध में प्रावधान है। इसके अलावा लोकसभा की कार्यसूची में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 और फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। समय समय के साथ बदलने के लिए हमारे पोर्ट सेक्टर को वर्ल्ड के पोर्ट सेक्टर की कंपटीशन करने के लिए वर्ल्ड के पोर्ट है उसकी कंपटीशन हमारे पोर्ट भी कर सके, प्राइवेट पोर्ट और मेजर पोर्ट भी आपस में कंपटीशन कर सके, बेस्ट प्रैक्टिस कर सके। उस उद्देश्य से पोर्ट सेक्टर में मेजर पोर्ट को स्वायत्तता देने के लिए, मेजर पोर्ट की एक्टिविटी को स्मूथ करने के लिए, उसको कॉम्पिटेंट बनाने के लिए मैं मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल लेके आया हूँ। राज्यसभा के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में कुछ विपक्षी दलों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आज शाम मुलाकात की और संसद से पारित कृषि सुधार से जुड़े विधेयकों को मंजूरी नहीं देने की अपील की। राष्ट्रपति जी को कहा है कि ये चूंकि थ्रू प्रॉपर तरीके से ये बिल पास नहीं हुआ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। माननीय राष्ट्रपति जी इसको वो कानून हिंद भारत के संविधान के रखवाले हैं, वो इस बिल को वापस भेज दें और ताकि उसमें दोबारा से चर्चा हो जाए और थ्रू प्रॉपर रूट में आ जाए और उसमें चर्चा के साथ साथ जो अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स भी लाए जाएं, रेजोल्यूशन पे दोबारा वोटिंग हो जाए तो तब जाके जब आएगा तब इसको अपनी स्वीकृति दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी की सबसे ज्यादा मार झेल रहे 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में महामारी से निपटने के उपायों और तैयारी की समीक्षा के लिए आज वर्चुअल बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्य से जुड़ी समस्या और सुझाव को साझा किया, तो वहीं प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के सुझावों का स्वागत करते हुए उनसे ब्लॉक स्तर पर संपर्क साधने और स्थानीय स्तर के सबसे अभ्यासों को अमल में लाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने ट्रैकिंग और ट्रेसिंग की ट्रेनिंग पर जोर देने की भी बात कही है। उन्होंने टेस्टिंग डिजास्टर फंड पर सरकार के अहम फैसले की जानकारी देते हुए बताया है कि फंड की लिमिट को 35% से 50% कर दिया गया है, जिससे अब राज्यों को कोरोना से लड़ने के लिए ज्यादा धन मिल पाएगा। बैठक में
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। आपको बता दें कि देश के 63% से अधिक सक्रिय मामले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली से हैं, जबकि कुल संक्रमितों में से 65.5% और कोविड से मृत्यु दर का 77% हिस्सा भी इन्हीं राज्यों में है। साथियों, प्रभावी टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, सर्विलांस और स्पष्ट मैसेजिंग, इसी पर हमें अपना फोकस और बढ़ाना होगा। प्रभावी मैसेजिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर संक्रमण बिना लक्षण का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को लोगों से फिटनेस को लेकर बात करेंगे। इस कार्यक्रम को फिट इंडिया डायलॉग नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में फिटनेस को बढ़ावा देने वाले लोगों से रूबरू होंगे। पिछले साल अगस्त में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोग देश और प्रधानमंत्री से अपनी फिटनेस के राज साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फिटनेस को लेकर अपनी सोच को देश के साथ साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और मॉडल अभिनेता मिलिंद सोमन भी शामिल हैं। आपको बता दें कि फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की गई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की पहल है और इस पर अमल करने की जिम्मेदारी खेल और युवा कल्याण मंत्रालय को दी गई है। जन जन को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के मकसद से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के रांची में योजना की शुरुआत की थी। योजना की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ई सम्मेलन व कार्यशाला आरोग्य मंथन का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि योजना शुरू होने के बाद अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को उपचार दिया जा चुका है। साथ ही अब तक 23,000 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि आज जब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होती है तो दुनिया बड़े गर्व के साथ भारत की ओर देखती है और भारत को एक मिसाल के रूप में पेश करती है। 135 करोड़ लोगों में से 55 करोड़ लोगों के लिए आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का इलाज देश के 23,000 प्रतिष्ठित अस्पतालों में, देश के किसी भी कोने में कहीं पर भी गरीब आदमी चला जाए वहां पर उपलब्ध कराने के लिए जिस आयुष्मान भारत स्कीम को 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सबने मिलकर लॉन्च किया था, वह कार्यक्रम आज बहुत तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा आश्वासन योजना है। ये योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की धनराशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है, जिसके तहत 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार यानी कि लगभग 55 करोड़ लाभार्थी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको बता दें कि भारत ने टर्की को आगाह किया है कि वो भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी ना करे। भारत ने कहा है कि टर्की के नेतृत्व को दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की बजाय अपने मामलों पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कही है। तुर्की के राष्ट्रपति रसप तैयप एर्दोगन की ओर से यूएन असेंबली में जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी किए जाने पर टी.एस. तिरुमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि हमने भारतीय संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में टर्की के राष्ट्रपति के बयानों को सुना। ये बयान भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, इसे हम पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। टर्की को दूसरे देशों की संप्रभुता का आदर करना सीखना चाहिए और उसे अपनी नीतियों पर ज्यादा
गहराई से चिंतन करना चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को एक बार फिर से कड़ा जवाब दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी की, जिसका जवाब देते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय स्थायी मिशन में प्रथम सचिव विदिशा बैत्री ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवाद के गढ़ के तौर पर जाना जाता है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को शहीद कहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सोची समझी साजिश के तहत अल्पसंख्यकों का दमन किया जाता है। Mr. President, I take the floor in exercise of right of reply to the statement made by the representative of Pakistan. Our delegation had hoped that during this solemn commemoration of a shared global milestone, the General Assembly would be spared another repetition of the baseless falsehoods that have now become a trademark of Pakistan's interventions on such platforms. However, for a nation that is bereft of milestones, one can only expect a stonewalled and stymied approach to reason, diplomacy, and dialogue. What we heard today is the never-ending fabricated narrative presented by the Pakistani representative about the internal affairs of India. We reject the malicious reference made to the Union Territory of Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. If there is an item that is unfinished on the agenda of the UN, it is that of tackling the scourge of terrorism. Pakistan is a country which is globally recognized as the epicenter of terrorism, which by its own admission harbors and trains terrorists and hails them as martyrs and consistently persecutes its ethnic and religious minorities. It would do well to turn its attention inwards to immediately addressing these pressing concerns instead of diverting attention from them by misusing UN platforms. Thank you. भारत और चीन ने सीमा पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच हुए समझौतों के आधार पर काम करने का फैसला लिया है। 21 सितंबर को दोनों देशों की सेनाओं के वरिष्ठ कमांडरों की 6वें दौर की बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने के लिए खुलकर बातचीत की गई। इस बातचीत में तय किया गया कि दोनों पक्षों के बीच संवाद को मजबूत किया जाएगा, गलतफहमी और गलत फैसलों से बचा जाएगा, सरहद पर और सैनिक नहीं भेजे जाएंगे, कोई भी एक पक्ष अपनी तरफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे स्थिति और बिगड़े। दोनों ही पक्षों ने कमांडर स्तर के 7वें दौर की बातचीत जल्द से जल्द करने का फैसला लिया है, जिससे सीमा पर शांति बहाली को लेकर व्यवहारिक कदम उठाए जा सकें। और बात करेंगे कोरोना की। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 83,347 नए मामले आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 56 लाख के पार पहुंच गई है। हालांकि अब तक 45,87,613 लोग कोविड-19 से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ठीक होने वालों की दर 81.25% हो गई है। बीते एक दिन में कोरोना वायरस के 83,347 नए मरीजों का पता चलने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 56,46,000 से ज्यादा हो गई है। देश भर में सक्रिय रोगियों की कुल संख्या अब घट के 9,68,377 है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 से 1,085 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 90,020 हो गई है और मरने वालों की दर कम होकर 1.59% पर आ गई है, जो दुनिया में सबसे कम है। ICMR के मुताबिक बीते 24 घंटे में 9 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए हैं। देश में अब तक 6,62,00,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कोरोना वायरस नियंत्रण में आता नजर आ रहा है। देश में कोरोना के प्रतिदिन आने वाले नए मामलों में अब कमी देखी जा रही है। वहीं इस खतरनाक वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों में तेजी से कमी आई है और रिकवरी दर में भी वृद्धि हुई है। बुधवार को लगातार 5वें दिन एक्टिव मामलों में कमी दर्ज की गई है। हालांकि देश में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना वायरस के 83,347 नए मामले आए हैं।
इसी के साथ कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 56,46,011 हो गई है, जबकि बीते 24 घंटे में देश भर में 89,746 लोगों ने इस खतरनाक वायरस को मात दी है। अब तक 45,87,614 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 81.25% हो गया है। देश में पिछले 4 महीने में पहली बार कोविड वायरस से संक्रमित होने वाले मरीजों के साप्ताहिक आंकड़े में कमी दर्ज की गई है। 14 से 20 सितंबर के दौरान कोरोना के कुल 6,41,153 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि उससे पहले 7 से 13 सितंबर के दौरान 6,41,814 मामले दर्ज किए गए थे। मई महीने के पहले हफ्ते से कोरोना संक्रमण के साप्ताहिक आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें अब कमी आना राहत की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की आज जयंती है। हिंदी साहित्य के प्रख्यात लेखक, निबंधकार और कवि दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आधुनिक युग के वीर रस के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविताओं की वजह से विद्रोही कवि और राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जन्म जयंती पर उनके अमर कृतित्व को प्रणाम। 1952 में राज्यसभा के प्रारंभ से 1964 तक सदन में संसदीय विमर्श के संस्कारों को गढ़ने में आपके योगदान को विनम्रतापूर्वक याद करता हूँ। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां ट्वीट कर रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वैराग्य छोड़ो, बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहां भी धार शिलाएं तोड़ो, पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को उनकी जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी कालजयी कविताएं साहित्य प्रेमियों को ही नहीं बल्कि समस्त देशवासियों को निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आइए आपको छोड़े जाते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ। है वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हों तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसने ही हमें यहां मारा है।